हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो यार लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। इफ स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स और एल्स इफ स्टेटमेंट्स, इन सब के बारे में बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, कि अगर इफ एल्स कंडीशंस के बीच में अगर और एक और इफ एल्स आ जाता है तो वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो यार आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो रह गई थी वो थी लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मैंने जब आपको ऑपरेटर्स कराए थे तो उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स रह गए थे और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स में आ रहे थे कि भैया लॉजिकल ऑपरेटर्स रह गया है। तो आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछली वीडियो में जिसमें मैंने इफ एल्स बताया था उसके अंदर हम ऑलरेडी एक लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर चुके हैं और आपको पता भी नहीं था, ठीक है। तो अब आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं यार। लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और एक लॉजिकल नॉट, ठीक है। ये तीन टाइप के ऑपरेटर्स होता है। तो आपको एंड और ये सब तो पता चल ही गया होगा कि एंड में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होती है, ठीक है। एंड की ट्रुथ टेबल में आपने देखा था जब दोनों वन होते हैं तभी फाइनल रिजल्ट भी वन होता है। अगर दोनों में से कोई भी एक भी जीरो होता है तो आपका फाइनल रिजल्ट जीरो हो जाता है। सिमिलरली और के केस में क्या होता है कि और के केस में अगर दोनों में से कोई भी एक भी वन होता है तो आपका फाइनल रिजल्ट वन होता है। मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपकी फाइनल कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। और नॉट क्या होता है? नॉट बेसिकली कुछ नहीं यार, अगर ट्रू है तो नॉट लगा दोगे तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है नॉट लगा दोगे तो ट्रू हो जाएगा। बेसिकली ये उल्टा कर देता है किसी भी चीज़ को। अगर आपके पास कोई ट्रू वैल्यू होगी उसके आगे आप नॉट लगा दोगे तो वो अपने आप फॉल्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं यार। तो आपने ये तो देखा ही होगा, ठीक है, ये एंड, ठीक है, ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है आपका, और हमने पहले देख ही लिया है कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अगर दोनों वन होते हैं एक्स और वाई तभी आपका फाइनल जो रिजल्ट होता है वो वन होता है जब बिटवाइज एंड होता है। तो बिटवाइज एंड और लॉजिकल एंड में क्या डिफरेंस है? लॉजिकल एंड के अंदर पहली बात तो 2 एम्परसेंट आते हैं यार, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि दो एम्परसेंट साइन है। और एक खास बात इसकी ये होती है कि इसके अंदर दो कंडीशन आप डालते हो, ठीक है, एक्स और वाई डालते हो। लेकिन लॉजिकल एंड ये चेक करता है कि अगर दोनों में से कोई भी अगर जीरो होती है ना, सपोज पहली कंडीशन जीरो मिल गई इसे, ठीक है, अगर पहली कंडीशन इसे जीरो मिल गई तो ये दूसरी कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि इसे पता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन जीरो है तो आपका फाइनल रिजल्ट भी जीरो हो जाने वाला है। तो अगर इसको दिख गया पहली कंडीशन जीरो है तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के केस में आपकी दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती, ठीक है। एक तो ये हो गया, और साथ में बिटवाइज एंड जो होते हैं, जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, वो मैंने आपको बताया था वो बिट्स पे काम करते हैं, ठीक है, वो बिट्स के साथ खेलते हैं। लेकिन जो लॉजिकल एंड्स होते हैं, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वो लॉजिक्स के साथ खेलते हैं। बेसिकली कंडीशंस, इफ कंडीशन, सॉरी, बेसिकली आपकी वो ट्रू और फॉल्स इन सब के साथ खेलते हैं, ठीक है, लॉजिक्स के साथ खेलते हैं। तो ये लॉजिक्स में यूज होता है और ये बिट्स में यूज होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको यहाँ पता चल गया होगा कि अगर आपका नॉर्मल ये एंड ऑपरेटर होता है, जो आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, वो दोनों कंडीशन को चेक करेगा। अगर यहाँ पे 0 1 होगा तो वो देखेगा अच्छा 0 है तो फर्क नहीं पड़ता, इसे वो 1 को भी चेक करेगा और वो दोनों को देख के अपना फाइनल डिसीजन लेगा कि हाँ ये 0 होगा। लेकिन अगर आप लॉजिकल एंड यूज करते हो तो वो क्या करेगा, वो पहले ही चेक करेगा अच्छा अगर ये 0 है तो वो फाइनल रिजल्ट उसी टाइम 0 दे देगा और इसको चेक भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अगर 1 0 होगा तो इसको चेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर ये 1 है तो डिसीजन कहाँ चले जाता है इसके पास कि अगर ये भी 1 हुआ तब तो आपका 1 हो जाएगा, अगर ये 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेगा इस केस में। तो दोनों की ट्रुथ टेबल एकदम सेम होती है, दोनों एंड ऑपरेशन है बेसिकली। बट लॉजिकल एंड के केस में आप लॉजिक्स के साथ खेलते हो, ट्रू और फॉल्स वैल्यू के साथ, और बिटवाइज एंड के केस में आप बिट्स के साथ खेलते हो, ठीक है, 1 और 0 के साथ। तो एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यार कि लॉजिकल एंड कैसे काम करता है, ठीक है। तो यार इक्लिप्स खोल लेते हैं। इसके अंदर सोर्स में गया और यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स के नाम से पहले से ही बना रखा है एक पैकेज, और इसके अंदर आप यहाँ देखोगे एक लॉजिकल ऑपरेटर करके क्लास है जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है, ठीक है। तो एक लॉजिकल ऑपरेटर की क्लास बना ली है, आपको क्लास बनाना अब तक आ ही गया होगा। तो सपोज आपको चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो एक रेंज में लाइक करता है कि नहीं करता है। सपोज आपको देखना है कि कोई जो नंबर है वो आपका 1 से लेकर 100 के बीच में लाइक करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे यार कि आपको पता है कोई नंबर 1 से 100 के बीच में लाइक कब करेगा। ये सपोज आपका 1 है नंबर लाइन के ऊपर और ये आपका 100 है, कोई नंबर इस रेंज में कब लाइक करेगा? जब वो नंबर 1 से बड़ा हो और 100 से छोटा हो, ठीक है। कोई नंबर अगर 1 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा तो वो नंबर अपने आप ही इस रेंज में लाइक कर जाएगा, ठीक है। तो वो देखते हैं आप कोड में कैसे करते हो।
तो ऐसी ही कंडीशन आपकी पिछले लेक्चर में बताई दी थी मैंने, बट एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। सपोज एक नंबर मैंने बनाया, इंट नंबर इक्वल्स टू लेट्स से 45, ठीक है। एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया मैंने और उसके अंदर 45 वैल्यू डाल दी, और आपको चेक करना है कि ये नंबर 1 से 100 के बीच में लाइक करता है कि नहीं करता है। तो आप क्या करोगे, इफ़ कंडीशन आपको पता ही है, इफ़ कंडीशन क्या करती है। तो इफ़ के अंदर मैं सपोज दो कंडीशंस डालूंगा यहाँ पे। इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कि नंबर आपका 1 है या उससे बड़ा है, तब एंड, ठीक है। यहाँ पर 2 बार एंड लगाएंगे। 2 बार एंड लगाने से क्या होगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू मिल गई इसे तो वो दूसरी कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा, ठीक है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 100, कि अगर आपका नंबर 1 से बड़ा है और अगर आपका नंबर 100 से छोटा है तभी ये पूरा का पूरा ट्रू होगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा यहाँ पे ये एंड, ये आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सिस आउट कि नंबर इज इन द रेंज, ठीक है। एक बार इसे चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है नंबर इज इन द रेंज, क्यों, क्योंकि आपका नंबर है 45 और 45 जो है वो 1 से भी बड़ा है और 100 से छोटा है। अगर सपोज आपका नंबर होता -4, सपोज आपका नंबर -4 है तो ये इस रेंज में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ इस केस में, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो ये आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया। आप यहाँ पे चाहो तो बिटवाइज एंड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, आप बिटवाइज एंड यूज़ किया है। आपने यहाँ पे 2 बार एंड नहीं लिखा, यहाँ पे आपने देख रहे हो, यहाँ पे आपने सिर्फ 1 बार एंड लिखा, तो ये आपका बिटवाइज एंड हो गया। ये भी सेम रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। इसका भी सेम रिजल्ट होगा। इसके केस में क्या होता है, दोनों कंडीशन चेक होती हैं। तो वो देखेगा अगर पहली कंडीशन 0 दे रही है तब भी वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस इतना छोटा सा फर्क आता है। दोबारा यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, और अगर यहाँ पे सपोज 40 होता तो यहाँ पे लिखा रहा है नंबर इज इन द रेंज। तो यहाँ पे इसने भी सेम रिजल्ट दिया है, बस इसने दोनों कंडीशन चेक करी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉजिकल एंड। इसी तरीके से यार आपका लॉजिकल और ऑपरेटर होता है। तो लॉजिकल और को भी समझ लेते हैं यार एक एग्जांपल के साथ। तो आप सपोज आप बोर्ड एग्जाम कब देते हो, आप बोर्ड एग्जाम देते हो जब आपके 10th में होते हो या 12th में होते हो, ठीक है। 10th या 12th में आजकल बोर्ड एग्जाम होता है। तो अगर सपोज आपको ऐसा कुछ अपने यहाँ पे प्रोग्राम में चलाना है, तो सपोज आप यहाँ पे लिखते हो कि ग्रेड, ठीक है। ग्रेड आपकी हो गई 11th, ठीक है। आप 11th ग्रेड में हो और आप चेक करना चाहते हो कि आप बोर्ड दे सकते हो कि नहीं दे सकते। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इफ ग्रेड इज इक्वल टू 10, कि अगर आपका ग्रेड 10 है या फिर मतलब और ग्रेड आपका 12th है, या फिर मतलब और अगर दोनों में से कोई भी ग्रेड होगा तो आप इजीली बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम सिस आउट कंट्रोल स्पेस यू कैन गिव बोर्ड एग्जाम्स नाउ। तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि आपका जो ग्रेड है वो 11th है, ठीक है। बट जैसे ही आप यहाँ पे 10 लिखोगे तो यहाँ पे वो पहली कंडीशन जो होगी वो ट्रू हो जाएगी, और पहली कंडीशन जो ट्रू होती है तो और के अंदर आपको पता है कि कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो पूरा का पूरा ट्रू हो जाता है, ठीक है। एक्स या वाई में से कोई भी एक भी चीज़ ट्रू हुई तो वो पूरी की पूरी चीज़ ट्रू हो गई। तो वही हुआ यार, यहाँ पे जैसे मैंने 10 लिखा तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई और उसने बाद वाली कंडीशन को चेक भी नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसे पता है अगर एक भी ट्रू है तो वो ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। तो लॉजिकल और के केस में वो दूसरी कंडीशन को चेक भी नहीं करेगा, ठीक है। और वो अपने आप ही उसने उसे सही मान लिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक पाइप हटा देता हूँ तो ये लॉजिकल और से अब बिटवाइज और में चेंज हो गया, ठीक है। और बिटवाइज और में जब ये चेंज हो गया है तो अब ये दोनों को चेक करेगा। इसे फर्क नहीं पड़ता पहली कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये दूसरी कंडीशन को भी चेक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो रिजल्ट फिर भी सेम ही आने वाला है। यहाँ पे अभी वही लिखा रहा है यू कैन गिव बोर्ड एग्जाम नाउ, बस आपको फर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपका एक नया ऑपरेटर है, उसे हम कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब वो कैसे काम करता है वो जरा देख लेते हैं। तो जब आप 10th में हो या फिर जब आप 12th में हो तब आप बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम कब नहीं दे सकते, जब आप 10th में या 12th में नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ को चलाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया यू कैन नॉट गिव बोर्ड एग्जाम नाउ, ठीक है। तो ये तो क्या करेगा, 10th और 12th में होंगे तो बोर्ड एग्जाम नहीं देने देगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, इस ओवरऑल कंडीशन को फॉल्स करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे
ठीक है, बड़ा सा पैरेंथेसिस इस पूरी की पूरी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। और इस कंडीशन के बाहर यहाँ पर मैंने ये नॉट लगा दिया, ठीक है। ये नॉट देख रहे हो, ये एक्सक्लेमेशन साइन, ये आपका होता है लॉजिकल नॉट, तो मैंने ये यहाँ पे लगा दिया। तो जब ये 10th या 12th में से कुछ भी होगा तो उसके ओवरऑल पर नॉट लग जाएगा और ये बोल देगा कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज आप 11th क्लास में हो, ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन नॉट गिव बोर्ड एग्जाम नाउ, जब आपका ग्रेड 11 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ यार, इसने देखा ग्रेड इक्वल्स टू 10, तो देखा ग्रेड 10 है, नहीं ग्रेड 10 नहीं है, तो ये दूसरे पर चेक किया इसने। ग्रेड इक्वल्स टू 12, तो क्या ग्रेड 12 है, नहीं ग्रेड 12 भी नहीं है। तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई, जो और से निकल के आ रही है वो हो गई फॉल्स, ठीक है। ओवरऑल कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गई। लेकिन यहाँ पर जो ये देख रहे हो नॉट, इसने क्या किया, इस फॉल्स को ट्रू में चेंज कर दिया। नॉट क्या करता है, सिंपली रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो इसने इस पूरी की पूरी कंडीशन को, जो इफ के अंदर जो कंडीशन है उसको ट्रू कर दिया, क्योंकि वहां से फॉल्स आ रही थी और नॉट लग गया तो वो ट्रू हो गई कंडीशन। तो इसने इफ वाली कंडीशन को पूरा का पूरा ट्रू कर दिया। अब इसने 11 के लिए ट्रू कर दिया है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया कि आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो नॉट समझ में आ गया होगा यार, लॉजिकल नॉट ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। कि अगर आपको देखना है कि कोई कंडीशन को अगर आपको रिवर्स करना है, अगर कहीं से ट्रू आ रहा है और आपको फॉल्स चाहिए, तो आप उसके आगे नॉट लगा दो और वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आपका नॉट काम करता है। तो आई होप यार आपको यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और इफ कंडीशंस की हेल्प से आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स और भी जल्दी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यार आपके नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। तो यार जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या हुआ, कि आपने इफ के अंदर एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन डाल दी, फिर उस इफ कंडीशन के अंदर आपने एक और इफ कंडीशन डाल दी। ऐसे करके आप इफ के अंदर जितने मर्जी इफ डाल सकते हो, किसी इफ के अंदर जितने मर्जी एल्स इफ ये सब डाल सकते हो। तो आप बेसिकली कितने भी इफ के अंदर कितने मर्जी इफ डाल सकते हो, ठीक है। नेस्टिंग कर सकते हो, इसे कहते हैं नेस्टिंग, ठीक है। एक के अंदर एक के अंदर एक, इसे नेस्टिंग कहते हैं। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे कि इफ, ये वाला जो इफ ब्लॉक है जो बड़ा वाला, इसके अंदर मैंने एक इफ एल्स डाल रखा है, ठीक है। इस इफ ब्लॉक के अंदर मैंने एक इफ एल्स ब्लॉक डाल रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इफ कंडीशन 1, अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, जो इस वाले इफ और इसके नीचे इसके अंदर वाले इफ के बीच में जो ब्लॉक होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले इफ ब्लॉक में आए, अगर कंडीशन टू भी ट्रू है, अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों की दोनों ट्रू हैं, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा जो इस वाले इफ के अंदर है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब ये वाला ब्लॉक चलेगा। और ये अगर ये वाला एल्स ब्लॉक कब चलेगा, जब आपकी कंडीशन 1 तो ट्रू है, क्योंकि आप इसके अंदर आए, आप इस बड़े वाले ब्लॉक के अंदर तो तभी आए ना जब आपकी कंडीशन 1 ट्रू है। तो आपकी कंडीशन 1 ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 आपकी फॉल्स है। कंडीशन 1 ट्रू है लेकिन कंडीशन 2 फॉल्स है, तो इसलिए कंडीशन 2 का एल्स ब्लॉक चल जाएगा। और ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स है, ठीक है। तो नेस्टिंग ऐसे होती है यार, किसी भी इफ के अंदर आप जितने मर्जी इफ डाल सकते हो। तो आपके कई बार प्रोग्रामिंग में ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं जब आप नेस्टिंग चाहते हो, जब आप चाहते हो कि अच्छा ये कंडीशन ट्रू है तो क्या ये भी कंडीशन ट्रू है, अच्छा ये कंडीशन ट्रू है तो क्या ये भी कंडीशन ट्रू है। ऐसे करते करते आप काफ़ी अंदर तक चले जाते हो और तब आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एक बार इसे कोडिंग की हेल्प से देख लेते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है नेस्टिंग। तो मैं अपने इक्लिप्स में आया यार, मैंने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आया और इसके अंदर एक नई क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास। इस क्लास का नाम दे देते हैं नेस्टेड इफ एल्स। और इसके अंदर मेन मेथड चाहिए तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर दिया, फिनिश। तो सपोज आपके पास 3 नंबर हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो मैक्सिमम ऑफ बोथ नंबर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो मैक्स ऑफ बोथ नंबर ए होगा, वरना मैक्स ऑफ बोथ नंबर बी होगा। सिंपल सा फंडा है। लेकिन आपके पास 3 नंबर हैं इस बार, ए बी और सी। तब आप कैसे पता लगाओगे कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं और इसका प्रोग्राम आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स की तरफ मदद से सीख जाओगे। एक बार देख लेते हैं कि वो एक्चुअली काम कैसे करने वाला है। तो मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। ये आपका नेस्टेड इफ एल्स की बात कर रहे हैं कि अगर 3 नंबर दे रखे हैं तो उनमें से कौन सा मैक्सिमम है, आपको ये कैसे पता चलेगा। तो सपोज आपके पास 3 नंबर हैं, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है और एक आपके पास सी है, ठीक है। आपके पास 3 नंबर्स हैं और आप चाहते हो पता लगाना कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो आप रिजल्ट जो होगा उसको एक रिजल्ट वेरिएबल में डाल सकते हो। तो ये आपके तीनों चारों जो है आप सपोज इंट है ये, ठीक है। ये चारों वेरिएबल जो है आपके इंट टाइप के हैं।
तो आप क्या करोगे, आप देखोगे क्या क्या ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो कम से कम बी से तो बड़ा है, लेकिन क्या ए अभी भी मैक्सिमम नंबर है तीनों में से? नहीं, अभी आप ये बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी सी यहाँ पे बचा हुआ है, आपने सी के साथ चेक ही नहीं किया इसे। तो अगर ए बी से बड़ा है तो आप कह सकते हो कि ए सबसे बड़ा नंबर है? नहीं, आपको सी के साथ चेक करना पड़ेगा ए को। तो आप चेक करोगे कि क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो आप कह सकते हो कि हाँ ए जो है आपका मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर ए सी से छोटा है, ठीक है, अब देखो ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया? सी। तो आपके उसका इस केस में आपका ए सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो सी सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अब आपका सपोज ये था बी लेकिन ये था ए, ठीक है। अब ए यहां पर बी से तो लंबा है, ठीक है, लेकिन ए जो है वो सी से छोटा है, सी से छोटा है, तो इस केस में सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? सी, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले केस में ए जो है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो उस केस में ए सबसे बड़ा नंबर हो गया। ये तो बात होगी तब जब आपका ए जो है वो बी से बड़ा है, लेकिन हमेशा तो नहीं होगा ना कि ए बी से बड़ा हो सकता है बी ए से बड़ा हो। तो उस केस में आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि आप बी सी से बड़ा है, तो आपने पाया कि जो आपका बी है वो एक्चुअली ए से बड़ा है, ठीक है। तो आप देखोगे क्या सबसे बी अभी भी सबसे बड़ा नंबर हो सकता है? नहीं, आपको सी के साथ चेक करना पड़ेगा। तो अगर बी सी से भी बड़ा है, कि अगर बी सी से भी बड़ा है तो इस केस में आपका बी जो होगा वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर बी ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो बी सबसे बड़ा नंबर हो गया। लेकिन अगर बी सी से छोटा है तो उस केस में आपका सी सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। कि अगर बी जो है वो ए से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है तो इस केस में सी आपका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस लॉजिक को हम कोड में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं यार। तो आप यहाँ पे 3 नंबर ले लो ए बी और सी। तो मैं इंट ए ले लेता हूँ सपोज आपका 12, बी मैंने आपका ले लिया सपोज 8 और सी मैंने आपका सपोज ले लिया 10, ठीक है। तो ए बी सी 3 वेरिएबल हो गए और एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ मैं इंट रिजल्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं 0 डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। तो आप चेक करोगे क्या ए बी से बड़ा है? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर ए बी से बड़ा है तब ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। और अब आप चेक करोगे क्या ए सी से भी बड़ा है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे? इस इफ के अंदर दूसरा इफ डालोगे, ठीक है। यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है। इस इफ ब्लॉक के अंदर मैंने दूसरा इफ ब्लॉक डाल दिया जिसमें मैं लिख रहा हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन सी। तो इसके अंदर क्या हुआ? अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैं लिखता हूँ सिस आउट, सॉरी सिस आउट नहीं लिख रहा मैं, रिजल्ट इक्वल्स टू ए, ठीक है। कि जो सबसे बड़ा नंबर है जो रिजल्ट है वो ए हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सी ए से बड़ा होगा, ठीक है, या फिर बराबर होगा उसके। तो उस केस में क्या हो जाएगा? रिजल्ट इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने ये यहाँ तक लिख लिया इसको। अब उसके बाद वाला लिखेंगे कि अगर ए बी से बड़ा नहीं था तो ये वाला ए पूरा का पूरा इफ ब्लॉक ही नहीं चलेगा उस केस में, तो ठीक है। उस केस में तो इसका एल्स चलने वाला है, तो उसका एल्स लिख देते हैं हम, एल्स। अब यहाँ पे भी अब नेस्टिंग करेंगे कि इसका मतलब बी बड़ा हो गया, तो अब क्या बी, तो अगर ए बड़ा नहीं है बी से, मतलब बी ए से बड़ा है, तो यहाँ पे ये एल्स ब्लॉक चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये एल्स ब्लॉक चलेगा तो अब इसके अंदर हम फिर से नेस्टिंग कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि आप बी जो है सी से बड़ा है, अगर बी सी से भी बड़ा है इसका मतलब बी सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा उस केस में और हम यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू बोल देंगे भाई रिजल्ट जो है वो बी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इसका मतलब सी बी से बड़ा है, अब सी बी से भी बड़ा है और बी ए से बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया सी, ठीक है। तो रिजल्ट हो गया उस केस में सी। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको यहाँ समझाया था वो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे कोड कर दिया है और यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स लग रहा है कि इस एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, इसे कहते हैं नेस्टिंग। और हम यहाँ पे सिंपली रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे सिस आउट कंट्रोल स्पेस largest of the 3 numbers is रिजल्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वही रिजल्ट के अंदर है और रिजल्ट यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं।
रन करके देखते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखा रहा है लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज़ 12। यहाँ पे इसके बाद स्पेस नहीं दिया हमने, इसके बाद एक स्पेस दे देते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स इज़ 12, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 12 है। अब यहाँ पे अगर आप सपोज बी को सबसे बड़ा नंबर कर दोगे, एक बी को 18 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज 18, ठीक है। तो कोई सा भी अगर नंबर बड़ा होगा, सपोज सी को आप सबसे बड़ा नंबर कर देते हैं, सी को हम 100 कर देते हैं, तो लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर इज 100। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक बार देख लेते हैं। अगर ए 12 है, बी 18 है और सी 100 है, तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो आपका ए तो 12 है और बी आपका 18 है, तो इस केस में क्या होगा, बी आपका बड़ा हो गया, तो आपकी पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। तो आप इसके एल्स ब्लॉक में चले गए डायरेक्ट, आप इस ब्लॉक में गए ही नहीं, आप इसके एल्स ब्लॉक में चले गए, ठीक है। ये आपका नॉर्मली फॉल्स हुआ अभी तक। अब इस ब्लॉक में आए और आपने चेक किया क्या बी सी से बड़ा है, इफ बी इज ग्रेटर देन सी। तो बी आपका 18 है और सी आपका 100 है, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, बिकॉज बी इज नॉट ग्रेटर देन सी, बी इज 18 एंड सी इज 100। तो इस केस में आपका सी बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और आपका एल्स ब्लॉक चल जाएगा यहाँ पे। और एल्स ब्लॉक में हमने लिखा है रिजल्ट इक्वल्स टू सी, तो रिजल्ट के अंदर आपका 100 स्टोर हो गया और यहाँ पे आपने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो आप डिफरेंट केसेस के साथ चेक कर सकते हो कि आपका फ्लो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और आपका जो हर बार रिजल्ट जो होगा वो सबसे बड़ा वाला नंबर रिजल्ट के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो ठीक है। और इसी तरीके से यार आपके नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, और भी आप इसमें क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो अपने। और आई होप यार आपको यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स समझ में आ गया होगा। एक और होता है यार, आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी नेस्टिंग चलती है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के अंदर नेस्टिंग कैसे काम करती है। तो टर्नरी ऑपरेटर्स आपको पता ही होगा कि शॉर्ट हैंड तरीका होता है इफ एल्स को लिखने का, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप और शॉर्टकट लगा देते हो, तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितना बड़ा कोड है, ये यहाँ पे इतना बड़ा कोड है, उस कोड को आप एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में वो थोड़ा कम आएगा फिर, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट हैंड तरीका हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर के अंदर इफ एल्स कैसे काम करता है। तो देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करने वाला है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू, तो टर्नरी ऑपरेटर बताया था आपको, पहले कंडीशन आती है, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद पहली स्टेटमेंट, फिर कॉलन, फिर दूसरी स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी, हम चेक करेंगे। तो अगर ए बी से बड़ा है तो मतलब क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद पहली चीज़, अगर ए बी से बड़ा है तो हम क्या चेक करना चाहते हैं, क्या ए सी से भी बड़ा है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब ये दूसरी कंडीशन आ गई, तो इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपकी नेस्टिंग हो गई यहाँ पे। तो अगर ए सी से भी बड़ा है तो आप ए रिटर्न कर दोगे, वरना सी रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो आप ए रिटर्न कर दोगे, वरना यहाँ पर सी रिटर्न कर दोगे। ये आपका यहाँ पे इतना ब्लॉक आपका चल चुका है, ठीक है। अगर तो आपका ये वाला ब्लॉक यहाँ पे चल चुका है, लेकिन अभी भी इस वाले टर्नरी ऑपरेटर का कॉलन बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और कॉलन लगाओगे आप। तो अब दूसरे वाले टर्नरी ऑपरेटर की बात करोगे कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो आप क्या चेक करोगे कि क्या बी सी से बड़ा है। तो आप यहाँ पर दूसरा एक और लगाओगे, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, बी, वरना सी, सेमीकोलन, ठीक है। तो आपकी जो बड़ी सी इफ एल्स था वो आपका छोटा सा एक सिंपल एक लाइन में हो गया, लेकिन इसे समझने में थोड़ी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको कि यहाँ पे ये कैसे क्या है। बेसिकली कुछ नहीं यार, जो वो इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ ब्लॉक था वो यहाँ पे चल रहा है। तो ये पहला इफ़ ब्लॉक है, ठीक है, और ये दूसरा इफ़ ब्लॉक है, और ये दूसरे वाले इफ़ ब्लॉक का एल्स हो गया, ठीक है, ये वाला। फिर ये पहले वाले इफ़ ब्लॉक का जो एल्स ब्लॉक है उसके अंदर का इफ़ ब्लॉक है, ठीक है, और ये उसके अंदर का एल्स ब्लॉक है, ठीक है। तो वही चीज़ है, बस यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर के अंदर मेरे को दिखाना था आपको कि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी नेस्टिंग होती है। तो अगर आप इसको भी रन करोगे तो जब नंबर मेरे थे 12, 180 और 100, तो आपका यहाँ पे लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर इज़ 180, तो ये लिखा आ रहा है। तो नेस्टिंग आपको समझ में आ गई होगी, और नेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो और इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही होती हैं यार स्विच भी, और वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो ज़्यादा रीडेबल होती हैं। तो हम स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे।